नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स विद सोर्स। यानी कि जब आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखोगे तो वो कौन सा पॉइंट ऐड करोगे जिससे आपका नंबर 15 से 25 नंबर तक बढ़ सकता है। ये कोई हवा वाला बात नहीं है, ये बहुत ही सटीक बात है। अगर यहाँ पर जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ये पॉइंट्स को अगर आप यूज करते हो ना, तो एग्जामिनेशन में आपको 15 से 20 नंबर का एकदम इनहेंस होगा ही होगा। ठीक है, जादू कर देगा ये आपका पीडीएफ। ये जो पीडीएफ है 20 पेज का पीडीएफ है, इस 20 पेज को आप एकदम रट जाइए। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि ये 20 पेज से हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव सवाल देखने को मिले, हो सकता है ऑब्जेक्टिव सवाल देखने को मिले। और डिस्क्रिप्टिव अगर मिलता है तो ये पॉइंट्स अगर आप इस्तेमाल कर लोगे तो आपका वारे न्यारे लग जाएंगे और आराम से आप 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा लेकर के आओगे। जितना नंबर अभी आप लेने वाले हो उससे 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा उठा पाओगे। कैसे मैं ये कह पा रहा हूँ, यहाँ पर जो भी पॉइंट्स आप डालोगे अपने आंसर राइटिंग में, विद सोर्स डालोगे। और सोर्स मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, पॉवर्टी से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन आता है, कैसा भी क्वेश्चन अगर पॉवर्टी से रिलेटेड आ गया आपका, तो ये सब डेटा पॉइंट आप वहां पर यूज कर सकते हो, कोड कर सकते हो, और यहाँ पर आपका नंबर बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आया पॉवर्टी का, डायरेक्ट आया या फिर सोच लीजिए कि इनडायरेक्ट ही आया, वहां पर अगर आपने ये 5 पॉइंट को ऐड कर दिया कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट द पेस ऑफ पॉवर्टी हैज स्लोड, according to fourth HDG India index, India has progressed in HDG 1, HDG 8, HDG 13, आपका नंबर इनहेंस होगा ही, कोई नहीं रोक सकता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ। कौन सा गवर्नमेंट स्कीम आया है पॉवर्टी को लेकर के? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया, पीएम श्री। तो इससे आपका आंसर बहुत डेवलप होगा, बहुत स्ट्रांग आपका आंसर होगा, रिलायबल बनेगा, इम्पैक्टफुल बनेगा। तो यहाँ पर आपका आसानी से 15 से 25 नंबर बढ़ सकता है पूरे फेज 2 में, शायद ज्यादा भी। मैंने एक ही सब्जेक्ट का बोला है। आप फाइनेंस में भी आप दोगे, एएसआई में भी आप पेपर लिखोगे, तो सही सब जगह आपका फायदा फायदा पहुंचने वाला है। ठीक है, अभी इस वीडियो को मैं कवर करूंगा, इस वीडियो में मैं आपको सब पढ़ा भी दूंगा, जिससे कि आपको बार बार देखना की जरूरत ना पड़े, है ना। तो पॉवर्टी डेटा मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सारा डेटा दिया है, साथ में गवर्नमेंट स्कीम फॉर एम्प्लॉयमेंट भी डाला है। ग्रोथ को लेकर के कौन कौन सा रिपोर्ट में क्या क्या बात कहा है वो मैंने डाला है यहाँ पर। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के क्या बात कहा गया है, इन्वायरमेंट को लेकर के क्या बात कहा गया है, फिर मैंने इसके बारे में स्कीम्स भी बताया है। इस प्रकार से फिर एग्रीकल्चर को लेकर के क्या बात कहा गया है, अलग अलग रिपोर्ट्स में क्या क्या न्यूज रहा है अभी, ये सब पॉइंट आप जब डालोगे ना। देखो, एग्रीकल्चर को लेकर के कितना पॉइंट मैंने दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पॉइंट दिया है। 6 पॉइंट भी लिख दोगे ना, आपका नंबर बढ़ गया। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो, स्कीम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, कुछ स्कीम्स है जैसे पीएम किसान स्कीम, ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नैम, किसान क्रेडिट कार्ड, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RIDF, नाबार्ड का जो है। तो ये सब आप जब एक बार देख लोगे ना, तो आपका काम बन जाएगा। अगर याद कर लोगे तो आपका तो वारे न्यारे लग जाएंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इसको आप रट लो। रटने का मतलब रटना होता है, एकदम अच्छे से रट लो, एकदम कमांड में रख लो। आपके पास टाइम है अभी, ठीक है। एक बार मैं अभी आपको रीड करा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी होगा याद करने में, और बाकी आप खुद से याद कर लेना। ये देखो, टोटल 18 पेज है। 18 पेज बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, इसमें से कुछ पॉइंट आप जरूर याद रखना, किसी भी हालत में आप भूलना नहीं, किसी भी हालत में नहीं। 10 बार रिवीजन कर लेना इस पॉवर्टी डेटा को, एम्प्लॉयमेंट डेटा को, ग्रोथ डेटा को, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट डेटा को, और एग्रीकल्चर डेटा को। इतना डेटा को आप एकदम याद कर लो। क्या आप स्किप कर सकते हो? अगर आप ये वीडियो एकदम अंत समय में देख रहे हो तो क्या क्या स्किप कर सकते हो? ये स्किप कर सकते हो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट थोड़ा बहुत देख लेना। इससे रिलेटेड जो स्कीम है, इसको आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हो। वुमेन डेवलपमेंट जरूर देख लेना भाई, जरूर देख लेना, याद कर लेना इसको। ठीक है, उसके बाद मल्टीकल्चरिज्म को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। ठीक है, इन्फ्लेशन का जो स्कीम्स है उसको आप इग्नोर कर सकते हो। NBFC बैंक से रिलेटेड कुछ ज़्यादा है नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक, तो ये मैंने बता दिया कि अगर आपका इमरजेंसी है, आप वीडियो जो है वो 1 2 दिन पहले देख रहे हैं, तो उस केस में आप ऐसा करना, अदरवाइज आप पूरा ही करो। ठीक है, पॉवर्टी से रिलेटेड क्या क्या डेटा दिया गया है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पॉवर्टी को लेकर के कहा गया है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा गया है कि पॉवर्टी जो है वो कम हुआ है। इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो कम हो गया है अपर मिडिल इनकम कंट्री का थ्रेशोल्ड से। मतलब जितना अपर मिडिल इनकम कंट्री का पर कैपिटा इनकम होता है, उससे हम लोग का इनकम कम है। इंडिया का कंजम्पशन बढ़ा है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इनकम इंक्रीज हुआ है। इसके बावजूद आप अपर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज से कमी है। फोर्थ एचडीजी इंडेक्स के हिसाब से इंडिया जो है प्रोग्रेस किया है, HDG 1 में, HDG 8 में, HDG 13 में। तीनों का नाम आपको याद रहना चाहिए। इनफैक्ट सारा HDG का नाम आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, HDG 11 किसके बारे में क्या बात करता है? ये आप मुझे बता दो अपना कमेंट में, ठीक है।
बिम्स्टेक का पहला बिजनेस समिट हुआ है न्यू दिल्ली में। इसमें बात 14 सेक्टर में किया गया था, उसमें से एक पॉवर्टी एलिविएशन भी मुद्दा बना था। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया था, और यहाँ पर कहता है कि ओवर हाफ ऑफ द इकोनॉमीज विल बी पुअरर देन बिफोर द पेंडेमिक। अब है चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है ये यूनिसेफ ने जारी किया था, ठीक है। इसमें चाइल्ड फूड पॉवर्टी के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पर बात हुआ कि अप्रॉक्स 27% जो चिल्ड्रन है जो कि 5 साल के कम की उम्र के हैं, वो लोग सीवियर चाइल्ड फूड पॉवर्टी के अंदर आते हैं, और 40% ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया ये सीवियर चाइल्ड फूड पॉवर्टी के अंदर आते हैं। WTO और OECD का रिपोर्ट है, इसमें कहा गया है कि हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में पॉवर्टी को हटाने के लिए 650 बिलियन पैसा दे रहे हैं, इनिशिएटिव दे रहे हैं। और टॉप डोनर कौन कौन है जो कि डेवलपिंग या फिर लीस्ट डेवलप कंट्रीज को पैसा दिया है? वो टॉप डोनर्स है जापान, वर्ल्ड बैंक और EU, ठीक है। कौन कौन सा स्कीम है? गवर्नमेंट स्कीम है रिलेटेड टू पॉवर्टी डेटा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, PM विश्वकर्मा, PM श्री, ठीक है, मनरेगा एंड मैनी मोर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से ही 14 PLI स्कीम्स इंडिया में है जो कि एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करेगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज पर PLFS पब्लिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा 6.6% है अनएम्प्लॉयमेंट दर, जिनमें से मेल का है 5.8% और फीमेल का है 9%। ये जो है 6.6% ये थोड़ा सा कम हुआ है पिछले साल से। कितना कम हुआ है? 0.1% कम हुआ है, लेकिन बहुत कम तो नहीं हुआ है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एक रिपोर्ट जारी किया था, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2024। इसमें कहा गया है कि ग्लोबल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? 13%। इंडिया में कितना था? 6.6%। ग्लोबल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यूथ के बारे में बात हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बात हो रहा है, 13% है, 15 ईयर लो में है ये, ठीक है। नीट में कौन कौन है, कितना आदमी है नीट में? 20.4% जो है ये नीट में है। नीट का मतलब होता है नॉट इन एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन ट्रेनिंग, जिसको ना एम्प्लॉयमेंट मिला है, ना इसको कोई ट्रेनिंग मिला है, ना ही एजुकेशन मिला है। तो 2023 का बात हो रहा है कि 20% लोग जो हैं वो नीट के अंदर आते हैं। एशिया और पैसिफिक रीजन में टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट है जो कि बढ़ा है, ठीक है। IMF का वर्किंग पेपर आया था इंडिया स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के, जहां पर कहा गया कि एग्रीकल्चर में 42% ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि 42% जो एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर में है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एग्रीकल्चर ज़्यादा पैसा कमा के देता नहीं है। ज़्यादा पैसा कौन कमा के देता है? सर्विस सेक्टर। लेकिन सर्विस सेक्टर में हमारा एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। इंडिया जो है वो 143 से लेकर के 324 मिलियन जॉब्स एक्सपोर्ट कर रहा है फॉर इट्स ग्रोइंग पॉपुलेशन बाय 2050। मतलब इंडिया को चाहिए, इंडिया को 150 से लेकर के 300 मिलियन जॉब तक चाहिए फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन बाय 2050। इसके बाद नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया था, इलेक्ट्रॉनिक्स पावरिंग इंडिया पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन। इसमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो है वो बूम करने वाला है, और ये वर्ल्ड लेवल पे बूम करने वाला है। अगर इंडिया भी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम करेगा तो इंडिया भी 240 बिलियन क्या बोलते हैं प्रोडक्शन करेगा। अब जब इंडिया भी इलेक्ट्रॉनिक को लेकर के प्रोडक्शन करेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इस काम से? इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बूस्ट करने से इंडिया का कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? तो 5 से 6 मिलियन लोगों का एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक और रिपोर्ट है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। पहले जो ILO का रिपोर्ट था वो था किसके लिए? यूथ के लिए, ठीक है। इसके बाद फिर ILO का रिपोर्ट आया, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। इसमें नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का बात करने लगा। तो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट 4.9% है 2024 में, जो कि 5% था 2023 में। और 2025 में ये 2025 में हमारा एस्टिमेशन है 4.9%, ठीक है। देखिए ILO क्या कह रहा है, यूथ को लेकर के बोल रहा है कि टोटल यूथ कितना अनएम्प्लॉयड है? 13%। लेकिन ओवरऑल यूथ वूथ नहीं, सबको मिला करके देखा जाए तो उस केस में कितना अनएम्प्लॉयड है? 4.9%, ठीक है। जॉब गैप कितना है? 402 मिलियन 2024 में। जॉब गैप का मतलब होता है जो काम करना चाहते हैं लेकिन काम मिल ना पाता है, ठीक है। करना चाहे मिल ना पाए, दिल कितना मजबूर है, ठीक है। जेंडर डिस्पैरिटी, इसके अंदर भी जो जॉब गैप है वुमेन का ज़्यादा है देन मैन। लोअर इनकम कंट्रीज में 22.8% है, ठीक है, और हाई इनकम कंट्रीज में 9.7% है, ठीक है। इसको आप सुधार लीजिएगा, मेरा टीम मेंबर कुछ कुछ गड़बड़ करते रहता है। इनकम का बात करते हैं, तो वुमेन का जो इनकम है और हाई इनकम कंट्रीज में कितना है, लो इनकम कंट्रीज में कितना है, इसको भी बात कहा गया था इसी रिपोर्ट में, ILO को लेकर के रिपोर्ट में। इसमें कहा गया था कि एक मैन अगर $1 कमाता है तो वुमेन कितना कमाती है? 73 सेंट, ठीक है, हाई इनकम कंट्रीज में। लेकिन लो इनकम कंट्रीज में अगर एक वुमेन
एक मैन अगर $1 कमाता है तो वुमेन कमाती है 44 सेंट। ठीक है। कौन कौन सा गवर्नमेंट स्कीम है जो कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर के आया है? बायो ई थ्री पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्कीम। ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो ई थ्री पॉलिसी। इसके कारण मैं बताता हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है इतना, क्योंकि ये जो है ना रिवोल्यूशनाइज करने वाला है। जिस तरीके से हम लोग 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे, उस प्रकार से ही ये इतना इम्पैक्टफुल हो सकता है बायो ई थ्री पॉलिसी। यहाँ सवाल देखने को मिलेगा। कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम, मनरेगा। देखिए मनरेगा आपका पॉवर्टी में भी आता है, एम्प्लॉयमेंट में भी आता है, तो यहाँ सवाल देखने को बन सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। ठीक है। बजट में कितना एलोकेट किया गया मनरेगा को लेकर के? 86,000 करोड़। पीएम स्वनिधि, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ठीक है। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है। फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, फिर अमृत स्कीम। ठीक है। ग्रोथ को लेकर के बात करें तो रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस के अकॉर्डिंग हमारा जो ग्रोथ है वो डिजिटलाइजेशन में बहुत भयंकर हुआ है। कितना हो गया है? हम लोग डिजिटल पेमेंट में 50% CAGR के साथ ग्रोथ कर रहे हैं वॉल्यूम के टर्म्स में, और वैल्यू के टर्म्स में 10% ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है। 164 बिलियन ट्रांजेक्शन हुआ है कैशलेस, यानी बिना पैसा का, हम लोग बिना पैसा का सिर्फ ऑनलाइन हम ट्रांजेक्शन किए हैं 164 बिलियन, जिसमें से 131 बिलियन जो है वो यूपीआई से हम लोग पेमेंट किए हैं। ये है ग्रोथ डिजिटल पेमेंट का। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो फाइनेंशियल इंडेक्स आया था, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आया था, उसमें कहा गया कि 78% ऑफ इंडियन एडल्ट जो है 15 या फिर 15 उम्र से ज़्यादा, वो लोग के पास बैंक अकाउंट है 2021 में। इसका क्या मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास बैंक अकाउंट है और लोग जो है वो डिजिटल होने के लिए रेडी है। रिटेल पेमेंट जो है वो बढ़ गया है, वॉल्यूम में यूपीआई को प्रेफरेंस मिलता है और वैल्यू में एनईएफटी को प्रेफरेंस मिलता है। ठीक है। सर्विस एक्सपोर्ट जो है हमारा ज़्यादा है, इंडिया का सर्विस एक्सपोर्ट ज़्यादा है। ठीक है। डिजिटल सर्विस एक्सपोर्ट कितना है? 6% ऑफ द वर्ल्ड। अब फिर इसके बाद वर्ल्ड बैंक का ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट को देखते हैं। इसमें कहा है कि ग्लोबल ग्रोथ कितना होने वाला है? ग्लोबल ग्रोथ होने वाला है हमारा 2.26%। ठीक है। और 2025-26 में 2.7% होगा। इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट कितना है? 6.6%। 2025 का बात कर रहे हैं। ठीक है। ये क्या चीज़ कहा गया है? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा गया है। ठीक है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आप भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी, कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया का जो जीडीपी फोरकास्ट है वो 6.6% है फॉर 2025। ठीक है। और ग्लोबल ग्रोथ कितना है? 2.26, यानी पूरी दुनिया में 2.26 का ग्रोथ चलेगा। ये बहुत कम है, ग्लोबल ग्रोथ ज़्यादा रहता है, कम से कम 3% का क्षेत्र में रहता है, लेकिन अभी 2.26 है, बहुत कम है। ठीक है। वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कौन है? इंडिया है, क्योंकि नेक्स्ट थ्री फाइनेंशियल ईयर में इंडिया जो है वो 6.5% क्रॉस कर रहा है ग्रोथ। समझे? इंडिया का डोमेस्टिक डिमांड की वजह से ये सब देखने को मिल रहा है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी है, इसकी वजह से भी देखने को मिल रहा है। ठीक है। अगर डिस्क्रिप्टिव में आप रिपोर्ट का नाम भूल जाए तो चल जाएगा, वहां पर आप बोल दीजिए कि एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, एज पर द आरबीआई रिपोर्ट, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है। अगर आप भूल गए कि रिपोर्ट में करेंसी फाइनेंस के हिसाब से कह रहा था या फिर कह रहा था वर्ल्ड बैंक का क्या, तो आप सिर्फ लिख दीजिए वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, इतना आप याद करिए। ठीक है। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रिपोर्ट आया था, इफेक्टिव इंडिया ट्रांजिशन 2024। इसमें कहा गया कि हम लोग बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्लीन एनर्जी में, और क्लीन एनर्जी का ग्रोथ हो रहा है। आईएमएफ का एक वर्किंग पेपर था इंडिया स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के, जहां पर कहा गया हम लोग जो है एग्रीकल्चर में जो इंप्लॉयमेंट रखे हैं वहां शिफ्ट करके हम लोगों को सर्विस सेक्टर में लाना पड़ेगा, और जो भी हम लोग थोड़ा बहुत शिफ्ट किए हैं उसकी वजह से जीडीपी बूस्ट हुआ है, कितना? 0.2 से लेकर 0.5% तक। उसके बाद वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह कहा गया कि बैलेंस ग्रोथ और इन्फ्लेशन एक चैलेंज है हमारे लिए। ठीक है। जिसको हम लोगों को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ग्रोथ के लिए थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन की जरूरत है, लेकिन इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा तो कैसे, एक ना एक तो गिरना पड़ेगा, या तो ग्रोथ गिरेगा या तो इन्फ्लेशन गिरेगा, क्या गिराएंगे? एक चैलेंज है। रियल वेज ग्रोथ जो है वो क्रूशल है। सर्विस सेक्टर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो ग्रो करेगा 6.9% बाय 2025 टू 31। यहाँ पर 6.9% है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद कहता है कि हम लोग का हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के हिसाब से जो मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा है। यहाँ पर डेटा दिया गया है, याद करने का मन हो तो याद कर लीजिए। ठीक है। अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के हिसाब से इंडिया जो है वो टॉप रेसिपिएंट है। कितना रेसिपिएंट किया है, कितना रिसीव किया है? $120 बिलियन। ठीक है। टोंगा नाम का एक देश है जो कि रेमिटेंस से 41% ऑफ जीडीपी कमा लिया है।
टोंगा जो है वो अफ्रीका का कोई देश है जो कि बहुत गरीब है, जिसका रेमिटेंस से ही 41% ऑफ जीडीपी आया है, मतलब इतना रेमिटेंस वहाँ पर ज़्यादा है। टॉप रेमिटेंस कॉरिडोर क्या है, मैक्सिको से लेकर के ये यूएसए, तो मैक्सिको टू यूएस ये है हमारा टॉप रेमिटेंस कॉरिडोर एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट नेम्ड माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। ठीक है, इसके बाद स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट आया था ऑन वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय एनएसओ अंडर मॉस्पी। इसमें कहा गया था कि एग्रीकल्चरल अलाइड सेक्टर जो है वो 18.2% है ऑफ जीबीए इन 2022-23। ये वाला डेटा भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में बहुत सारा सब सेक्टर आता है, तो उन सब सेक्टर में जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर था वो था क्रॉप सब सेक्टर। ठीक है, इसके बाद इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम हुआ है, इसका 10th एडिशन हुआ है, जिसमें कहा गया है कि परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए, परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। नोट द पॉइंट हियर, परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और यूएस है लार्जेस्ट। लेकिन अगर मार्केट एक्सचेंज के हिसाब से देखा जाए, मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखा जाए, जीडीपी रैंकिंग होता है मार्केट एक्सचेंज रेट्स, तो उस केस में इंडिया जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लेकिन परचेसिंग पैरिटी के हिसाब से, परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया जो है वो थर्ड नंबर पे है। इंडिया को अभी आईपीईएफ सप्लाई चेन का वाइस चेयरमैन घोषित कर दिया गया है। आईपीईएफ के बारे में आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि आईपीईएफ क्या होता है, इसमें कितना कंट्रीज है। अगर आप पीआईबी के वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, वो आप जरूर देखकर जाना क्योंकि यहाँ से भी सवाल बन सकता है। चलो, अब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। एचडीजी इंडिया इंडेक्स आया है, इसका 4th एडिशन है। स्टार्ट कब हुआ था एचडीजी इंडिया इंडेक्स? 2018 में। इसमें कहा गया है कि इंडिया जो है एचडीजी 1, 8 और 13 में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है। ठीक है, इंडिया का कंपोजिट स्कोर है 71। ठीक है, इसके बाद कहा गया कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से जो क्लाइमेट रेजिलियंस है और इकोनॉमिक ग्रोथ है, दोनों को साथ साथ लेकर चलना एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज है। अभी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से कह रहा था एक बात कि हम लोग जो है इन्फ्लेशन और ग्रोथ को दोनों को एक साथ ले जाने में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि एक ना एक गिर जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं तो क्लाइमेट रेजिलियंस कम हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर आप देखिएगा इंडिया का स्थिति देखिएगा, तो इंडिया को ना कोल भी चाहिए और इंडिया को साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी भी चाहिए। सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से इंडिया का ग्रोथ होगा नहीं, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी थोड़ा सा महंगा है, और अगर आपको ज़्यादा डिमांड को मीट करना है तो आपको कोल इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि सस्ता है। तो अगर आप दोनों इस्तेमाल करेंगे तो तभी आपका ग्रोथ होगा, और अगर ग्रोथ होगा तो इसका मतलब कि आप इन्वायरमेंट को उस तरह से रेजिलिएंट नहीं बना पा रहे हैं। इसीलिए कहता है कि बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद क्लाइमेट रेजिलियंस इज अ कॉम्प्लेक्स चैलेंज। कौन कौन सा स्कीम यहाँ पर जारी किया गया है, स्कीम्स का नाम आप देख लीजिए। ठीक है, इन्वेस्ट इंडिया स्कीम, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है कुछ इसके बारे में, और उसको आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, रीड कर लीजिएगा मतलब कि अभी आप रीड कर लीजिए, पॉज करके रीड कर लीजिएगा, मैं सिर्फ अभी नाम बताऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है, इसको करना है। देखिए, आप जो रीड करिएगा तो सिर्फ रीड करना है, एक बार आपके दिमाग में छप जाएगा। बाकी आप इस मतलब क्या बोलते हैं उसको, नेम को याद रखिए, इन्वेस्ट इंडिया। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, पीएम उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, स्किल इंडिया मिशन, पीएम मुद्रा योजना, सौभाग्य स्कीम। देखिए, सारा स्कीम को आपको याद नहीं करना है, लेकिन जितना यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया हुआ है, इतना आपको एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि पीएम उज्ज्वला योजना है, तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में नहीं बताना पड़ेगा, लेकिन बताना पड़ेगा कि पीएम उज्ज्वला योजना जो है किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को योगदान दे रहा है। और पीएम उज्ज्वला योजना के अंदर हमने 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करा दिए हैं। रीड कर लीजिए आप उसको। ठीक है, रीड कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम आपको वहां लिखना पड़ेगा, लेकिन आप जितना रीड करेंगे उतना आपके दिमाग में कुछ कुछ शटल रहेगा, और यही आपका फायदा करेगा। ठीक है, जैसे इन्वायरमेंट को लेकर के है नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0, ठीक है, ग्रीन गुड डीड्स, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, इको मार्क स्कीम ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये जो आपका नाम है, स्कीम्स का नाम आप याद रखिएगा, 2-3 नाम तो आप याद ही रखिएगा, 2-3 नाम आप कोट करिएगा। अदरवाइज पूछ सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार क्या क्या कदम उठाया है, देन यू हैव टू आंसर ऑल दैट, कि आपको क्या क्या स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आया है, क्या क्या अभी न्यूज चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या है, इंडिया कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अच्छा स्कोर किया है। यू विल हैव सो मच अमाउंट ऑफ डेटा, तो वो आप डेटा वहां पुट करोगे, एंड ऑल दोस डेटा आर रिलायबल।
ठीक है, क्योंकि आपने जो सोर्स यूज किया है, दिस सोर्स आर वेरी रिलायबल। तो यहाँ से आपका आंसर का इम्पैक्ट बनेगा और यहाँ से आपको नंबर मिलेगा। ठीक, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। अब एग्रीकल्चर को लेकर के बात करते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर ऑल, ये एक आया था पोर्टल। इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये लोग दोनों मिलकर के ये पोर्टल को लॉन्च किया है, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हेल्प करेगा। ठीक है, अर्ली वार्निंग्स देगा। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इससे क्या होता है, फार्मर्स को हम लोग हेल्प करते हैं कि वो लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकता है, कोई सामान उन लोग को खरीदना है तो उसके लिए हेल्प दे देंगे। वाइबर फार्मिंग एसेट, वो लोग खरीद सकता है। इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग यूनिट कर सकता है। इसके बाद नव संरक्षण प्रोग्राम है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ये जो भी है ना, जितना डेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारा पीआईबी के अंदर कवर्ड है। तो आप पीआईबी को तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए आपको काम देगा। ठीक है, ये सब रटा हुआ रहना चाहिए। पीआईबी को आप 2 बार देख लीजिए, इसको आप रटा होना चाहिए। एग्रीकल्चर को लेकर के कृषि सखी का एक सर्टिफिकेट बांटा गया है 30,000 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो कि क्या करेगा, जो कि ये सीखा है कि हम लोग किस तरह से किसान को हेल्प कर सकते हैं, कृषि को हेल्प कर सकते हैं, कृषि का सखी बन सकते हैं। तो ये कौन सा प्रोग्राम के अंदर है? कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम। ठीक है, इस सर्टिफिकेशन कोर्स है 56 डेज का। इसको भी मैंने पीआईबी में कवर कराया है, आप एक बार देख लीजिएगा वहां पर। एग्रीकल्चर के लिए एक फंड लाया गया है, एग्रीश्योर नाम का, एग्रीकल्चर फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस। जो भी रूरल एंटरप्राइज है, एग्रीकल्चर को लेकर काम कर रहा है, स्टार्टअप्स है जो एग्रीकल्चर को लेकर काम कर रहा है, तो उन लोगों के लिए हम लोग डायरेक्ट इक्विटी सपोर्ट दे रहे हैं, डायरेक्ट उन लोगों पे इन्वेस्ट करेंगे। 750 करोड़ का हम लोग फंड साइज रखे हैं। क्या क्या हम लोगों का फोकस रहेगा? इनोवेशन पे काम करें, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें, एम्प्लॉयमेंट पे काम करें, और इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट पे काम करें। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेन स्टोरेज प्लान न्यू दिल्ली में जारी किया जा रहा है। ये भी एग्रीकल्चर में फार्मर लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है, 11 स्टेट्स यहाँ पर कवर्ड है। अब WTO का एक रिपोर्ट है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स 2023। इसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि पूरे दुनिया में एग्रीकल्चर को लेकर के जो एक्सपोर्ट हुआ है, कौन कौन सा देश सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। जो टॉप 10 कंट्रीज है जो कि एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट किया है, वो लोग 72% ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट रखता है। यानी जो दुनिया का 72% एक्सपोर्ट हो रहा है, ये टॉप 10 कंट्री से ही हो रहा है। इस टॉप 10 कंट्री के अंदर इंडिया भी आता है। इंडिया का कितना नंबर है? 8th नंबर में इंडिया आता है। फर्स्ट नंबर पे EU आता है, सेकंड नंबर पे US, थर्ड नंबर ब्राजील, फोर्थ नंबर पे चाइना, और 8th नंबर पे इंडिया आता है। इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है? 51 बिलियन किया है 2023 में, जो कि कम है। पिछले बार जो है 55 बिलियन था। तो आपको सिर्फ इस साल का याद रखना है डेटा, 2023 में करीब करीब $50 बिलियन जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट किया है। देखिए, एग्जैक्ट अमाउंट आप याद मत रखिए, आप ओवरऑल याद रखिए। साथ में जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि WTO का एक रिपोर्ट का नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आप मेंशन नहीं करिए, सीधा आप कर दीजिए कि अकॉर्डिंग टू WTO रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू मॉस्पी रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग में ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और आप चीज़ों को याद कर पाएंगे, रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, समझिए इसको। आप ज़्यादा करने के चाहिएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा, इसलिए आप थोड़ा सा फोकस रखिए। ठीक है, अब एक रिपोर्ट था मॉस्पी का द्वारा, स्टैटिस्टिक रिपोर्ट ऑन वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। इसके अंदर अभी हम लोगों ने देखा ही कि जो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर है वो 18% ऑफ GVA है। मतलब जितना भी हम लोग इनकम कमाते हैं, पूरा देश का जितना भी इनकम है, उसका 18% जो है वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से आता है। अभी हम लोगों ने पहले भी देख रखा है इसको, है ना। इसके अंदर बहुत सारे सब सेक्टर है। कौन सा सब सेक्टर बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है? क्रॉप सब सेक्टर। ठीक, इसके बाद क्रिटिकल एग्रीकल्चर स्किल पायलट प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लस ऑस्ट्रेलिया के साथ था। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मिल करके क्रिटिकल एग्रीकल्चर का स्किल्स को डेवलप करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट चला रहा था। ठीक है, इसके बाद FSSAI जो है, इन्होंने लॉन्च किया है माइक्रो एंड नैनो प्लास्टिक एज इमर्जिंग कॉन्टामिनेंट्स। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने हाईलाइट किया था कि अभी जो नॉर्मल फूड आइटम है ना, उसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक आ गया है, टाइनी या फिर मैक्रो प्लास्टिक आ गया है। तो इसको लेकर के, इसका देखा देखी कर करके FSSAI जो है, उन्होंने भी ये चीज़ लाया है, माइक्रो एंड नैनो प्लास्टिक एज इमर्जिंग कॉन्टामिनेंट्स। इसके बाद ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप हुआ था। ठीक है, इसका 12th प्लेनरी सेशन हुआ था बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर अर्जेंट एक्शन लेकर के बात किया गया कि जो दुनिया का सॉइल है उसका 50% को हम लोग इसका हेल्थ ठीक करेंगे। इसके बाद एक MOU साइन हुआ है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी और BIS के द्वारा। ये लोग दोनों मिल करके स्टैंडर्डाइज एग्रीकल्चर डेमो फार्म बना रहा है। इस फार्म के अंदर हम लोग एग्रीकल्चर को लेकर के एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है,
इसके बाद महाराष्ट्र जो है वो बेस्ट एग्रीकल्चर स्टॉल अवार्ड जीता है 2024। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कंट्री का लार्जेस्ट बैम्बू मिशन चालू किया था। तो यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर को लेकर के हम लोग कितना चीज़ देखे, है ना, एग्रीकल्चर को लेकर कितना कुछ देखे। तो कितना डेटा है, बहुत सारा डेटा है, और भी डेटा है यहाँ पर देखिए। तो सारा डेटा को आपको याद नहीं करना है, पढ़ लीजिए। इसमें से कुछ डेटा जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, उस डेटा को आप याद कर लीजिए। ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप हुआ था, ठीक है, इसके बारे में तभी हम लोगों ने देखा ही। अच्छा, ये भी हम लोगों ने देख लिया अभी, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, ये बचा है फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम। ये स्कीम भी आया था जिसमें हम लोग फर्टिलाइजर में सब्सिडी देते हैं, ताकि फर्टिलाइजर जो है उसका दाम कम हो पाए, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ पाए और हेल्प हो पाए फार्मर्स को। क्या क्या स्कीम्स आया है एग्रीकल्चर को लेकर के? प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मान निधि, पीएम किसान, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, किसान क्रेडिट कार्ड, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एक यहाँ पर मैं ट्रिक देता हूँ आपको, जब आप सारा स्कीम पढ़ेंगे तो जो भी स्कीम्स आपका बार बार रिपीट हो रहा होगा ना, इसका मतलब कि वो स्कीम से बहुत सारा सेक्टर कवर हो रहा है, उस स्कीम से बहुत सारा सिलेबस टैग जुड़ा हुआ है, वो सवाल आपसे पूछेगा, वो स्कीम आपसे पूछेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये काम आपके लिए मैं कर दूं, लेकिन मेरे भरोसे आप मत रहिए, ये काम आप खुद कर लीजिए। ठीक है, चलो सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में बात करते हैं। आरसीएफ यानी कि आरबीआई का जो रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस है, उसके हिसाब से कहा गया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी इंप्रूव कर रहा है, इनकम स्टेटस भी इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग शेयर जो है जीडीपी का, वो 15% से बढ़ करके 21% हो गया है। अभी हम लोगों ने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर कितना देता है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इनकम का कितना परसेंट ये है, ये देता है 18% करीब करीब। और यहाँ पर देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना दे रहा है, 21.6%। ये तो बहुत ज़्यादा है, मानना पड़ेगा। इसके साथ साथ कहता है कि जो सर्विस एक्सपोर्ट है ना, ये ज़्यादा है। सर्विस सेक्टर तो और अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, सर्विस सेक्टर ग्रोथ करेगा 6.9%। सर्विस सेक्टर, सर्विस एक्सपोर्ट जो है वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का मतलब होता है गुड्स का एक्सपोर्ट, तो गुड्स से ज़्यादा एक्सपोर्ट किसका होता है, सर्विस का होता है। ठीक है, सर्विस का एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है गुड्स से। ठीक है, अब एफडीआई का बात करते हैं। एफडीआई एज पर डीपीआईआईटी, एफडीआई का मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि आपके देश में कोई बाहर का आदमी आकर के डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दे रहा है, लैंड खरीद ले रहा है, वहां पर कंपनी स्टार्टअप कर दे रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एफडीआई। सर्विस सेक्टर जो है ये रिसीव किया है 6.6 बिलियन, तो यहाँ पर होगा 6.6 बिलियन, 6.6 बिलियन सर्विस सेक्टर रिसीव किया है एफडीआई। ठीक है, कौन कौन सा सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को लेकर के देखा जाए तो हाईएस्ट एफडीआई मिला है, कितना मिला है, यहाँ पर भी बिलियन होगा। ठीक है, ये सब को आप ठीक कर लीजिएगा, मैं शायद भूल जाऊँ क्योंकि बहुत सारा काम है अभी मेरे। इसके बाद वर्ल्ड बैंक का जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है, इसका कहना माने तो ये कहता है कि सर्विस सेक्टर और स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, यही दो कारण है जिसकी वजह से इंडिया जो है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे स्कीम है रिलेटेड टू सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उद्योग आधार मेमोरेंडम, एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप कम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और फ्यूचर स्किल्स प्राइम। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को। एक्सपोर्ट को लेकर के कहा गया है कि सर्विस एक्सपोर्ट जो है इंडिया का, ये ज़्यादा है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट से। डिजिटल सर्विस एक्सपोर्ट जो है वो 6% ऑफ द वर्ल्ड है, और डिजिटल सर्विस इंपोर्ट कितना है, 3.1% ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स, इसमें कौन कौन है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में टॉप। नंबर 1 पे है ईयू, नंबर 2 पे है यूएस, नंबर 3 पे है ब्राजील, नंबर 4 पे है चाइना, नंबर 8 पे है इंडिया। इंडिया कितना एक्सपोर्ट किया है, 51 बिलियन, लगभग लगभग 50 बिलियन 2023 में, जो कि कम है क्योंकि 2022 में 55 बिलियन किया था। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बहुत सारा डेटा जो है वो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब डेटा पूछने वाला चांसेस बनता है। हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट अवार्ड में देखा जाए तो इसमें अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसके बाद फिर ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म में क्या होगा,
जो भी इंडिया का एमएसएमई है, एक्सपोर्टर है और एंटरप्रेन्योर है, ये लोग तीनों मिल करके एक प्लेटफॉर्म में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो भी एंटरप्रेन्योर है, जो भी एमएसएमई है, जो भी एक्सपोर्टर है, जो कि एक्सपोर्ट करने का सोच रहा है, एमएसएमई भी एक्सपोर्ट करने का सोच रहा होगा, अब एंटरप्रेन्योर जो है वो भी एक्सपोर्ट करने का सोच रहा होगा। तो ये लोग को हम लोग एक प्लेटफॉर्म में लेकर के आए हैं, जहाँ पर जो इंटरनेशनल ट्रेड का स्टेक होल्डर है, जैसे कि इंडियन मिशन अब्रॉड, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये लोग इन लोगों को इन्फॉर्मेशन देगा, ये लोग नया नया चीज़ बताएगा, ये लोग ये भी इन्फॉर्मेशन देगा कि कब हम लोग क्या क्या स्कीम लेकर के आ रहे हैं फॉर एक्सपोर्ट, ये लोग ये भी बताएगा कि कब कब हम लोग एक्सपोर्ट के लिए डिस्काउंट लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि जो अभी एक्सपोर्ट करता है उन लोग को फायदा पहुंचे। तो एक्सपोर्ट कौन करता है? एक्सपोर्टर, एमएसएमई और एंटरप्रेन्योर। इसीलिए एक्सपोर्टर, एमएसएमई, एंटरप्रेन्योर को हम लोग एक प्लेटफॉर्म में लेकर के आए हैं, जहां पर इन लोग जो ट्रेड करने वाला है इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे विद इंटरनेशनल ट्रेड का स्टेक होल्डर, जैसे कि इंडियन मिशन अब्रॉड, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये लोग इसको हेल्प करेगा टू एक्सपोर्ट। नीति आयोग का रिपोर्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स। इसमें कहा गया है कि ग्लोबल मार्केट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का वो बढ़ता ही चलेगा, ठीक है। और अभी जो है कितना है, 43 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का ग्लोबल मार्केट है। इसको कौन डोमिनेट कर रहा है? चाइना, ताइवान, यूएसए, वियतनाम, मलेशिया, स्लोवाकिया, ठीक है। ये सब जो है डोमिनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को। इंडिया जो है अभी 25 बिलियन एनुअली एक्सपोर्ट करता है, तो मार्केट है 43 ट्रिलियन का, और इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है? 25 बिलियन। लेस देन 1% ऑफ ग्लोबल शेयर है इंडिया के पास। इसको हम लोगों को और इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर इसको इंक्रीज करेंगे, तो इंप्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए इंडिया को क्या करना पड़ेगा? इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बूस्ट करना पड़ेगा, इंडिया को रैपिड ग्रोथ अचीव करना पड़ेगा, ठीक है। और फाइनेंशियल 2023 तक इसको 155 बिलियन यूएस डॉलर पहुंचना पड़ेगा, ताकि इंप्लॉयमेंट भी बढ़े। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइजर जो है, ये इन्होंने ऑर्गेनाइज किया 13 इंडिया कैम्प 2024। इसमें केमिकल डाइज और डाइस्टफ के बारे में बात किया गया कि इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ केमिकल डाइज एंड डाइस्टफ, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटी जो है ये सेटअप होने वाला है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी मुंबई, ठीक है। इसमें क्या होगा? ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ना, इस पोर्ट में हम लोग बहुत सारा फैसिलिटी लेकर के आने वाले हैं। उसके बाद जिस फैसिलिटी से क्या होगा कि जो फसल कहीं एक्सपोर्ट हो रहा है तो जल्दी खराब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड चेन भी होगा, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज भी होगा, जिससे कि जो सामान है वो ज़्यादा देर तक फ्रेश रहेगा। ज़्यादा देर तक फ्रेश रहेगा तो फार्मर्स को बहुत फायदा होगा, क्योंकि सामान जल्दी खराब ही नहीं होगा, है ना। इंपोर्ट को लेकर के क्या बात कहा गया? आरसीएफ में कहा गया कि डिजिटल सर्विस एक्सपोर्ट कितना है? 6% ऑफ द वर्ल्ड, और डिजिटल सर्विस इंपोर्ट कितना है? 3.1% ऑफ द वर्ल्ड। अभी हम लोगों ने देखा। इसके बाद फिफ्थ पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हुआ है। फिफ्थ पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में एक लिस्ट जारी किया गया है, जिसको हम लोग को वो सब प्रोडक्ट को इंडिया में बनाना है, उसमें हम लोग को सेल्फ रिलायंस अचीव करना है और इंपोर्ट्स को घटाना है, ठीक है। इसके बाद स्कीम से रिलेटेड टू एक्सपोर्ट और स्कीम से रिलेटेड टू इंपोर्ट्स, ठीक है। सारा स्कीम को आप देख सकते हैं। एक रोड टैप स्कीम, ठीक है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, रिबेट ऑन स्टेट एंड सेंट्रल लेवीज एंड टैक्सेस, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपोर्ट स्कीम, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। इंपोर्ट को लेकर के देखा जाए क्या क्या स्कीम्स है? एडवांस ऑथराइजेशन, दोनों में था ये। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, प्रोजेक्ट इंपोर्ट स्कीम, स्कीम फॉर रिबेट ऑन स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज, ठीक है। तो कुछ स्कीम यहाँ पर आप याद कर लीजिएगा। रोड टैप स्कीम याद कर लीजिएगा, ठीक है। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम याद कर लीजिएगा, दोनों में है। इसके बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, ठीक है, ये भी दोनों में है, तो इसको आप याद रखिएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। वुमेन डेवलपमेंट को लेकर क्या बात कहा गया है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया है कि जो जेंडर गैप है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन जेंडर गैप इन इंटरनेट ये कम हो रहा है, ये नैरो हो रहा है। बंधन बैंक जो है अभी अवनी सेविंग अकाउंट खुला है वुमेन के लिए, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। गवर्नमेंट जो है वो सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है टू मेक वर्क प्लेस सेफर फॉर वुमेन। जो भी वुमेन कहीं पर काम कर रही है तो वहां पर एक सी बॉक्स पोर्टल होगा, उस पोर्टल में आप जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं कि आपका मैनेजर आपको किस तरीके से देख रहा है। अगर गलत तरीके से देख रहा है तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद एक बुक जारी किया गया है, ठीक है, ये ऑटोबायोग्राफी है ऑफ एक्टिविस्ट कल्पना शंकर। इस बुक को लॉन्च किया है, सॉरी रिलीज किया है सौम्य स्वामीनाथन। ये सौम्य स्वामीनाथन जो है ना, ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, इन्होंने ये बुक लॉन्च किया है। तो ये बुक पूछ सकता है कि ये जो बुक है ये किसके द्वारा जारी किया गया है? कल्पना शंकर के द्वारा ये बुक लिखा गया है।
इसका नाम है साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इसके बाद कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और CESL के बीच में MOU साइन हुआ है, CESL का मतलब कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। किस लिए ये MOU साइन हुआ है? ताकि स्त्री लॉन्च हो पाए। स्त्री का मतलब सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर थ्रू EV, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करके जो रूरल एंटरप्रेन्योर है उसको हम लोग हेल्प करेंगे। इन लोग को हम लोग साइकिल देंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक साइकिल देंगे जिससे वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ पाएगी, है ना। अगर मान लीजिए एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो वो काम आपका आसान हो जाएगा अगर आपके पास EV रहेगा। इसके बाद है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है उनको सिखाया जाएगा, उनको अवेयरनेस दिया जाएगा कि देखिए फाइनेंस क्या होता है, देखिए किस तरह से आप लोन को ले सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, और मैनेज करके अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ MSME। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ MSME जो है इन्होंने लॉन्च किया उद्यमी भारत और यशस्विनी कैंपेन। ठीक है, तो ये दोनों को आप देख लीजिएगा, उद्यमी भारत क्या है, यशस्विनी कैंपेन क्या है। यशस्विनी कैंपेन तो एक मास अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें कि जो भी माइक्रो एंटरप्राइज है जिसमें वुमेन है उसको हम लोग सिखाएंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनका कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, मेंटरशिप देंगे, है ना। जो भी वुमेन ओन एंटरप्राइज है उनको हम लोग मेंटरशिप देंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, कैपेसिटी बिल्ड करेंगे। इसके बाद डिजिटल सखी कैंपेन का 5th फेज चालू हो गया है। ठीक है, जिसमें हम लोग वुमेन को और गर्ल को साइबर क्राइम के बारे में नॉलेज देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो है वुमेन जो है वो ज़्यादा टारगेट किया जाता है साइबर क्राइम को लेकर के, ठीक है, न्यूडिटी को लेकर के। इसका यूविन पोर्टल आया था। यूविन पोर्टल कोविन पोर्टल के जैसा है। जिस तरह से हम लोग कोविन पोर्टल में क्या किए थे, कोविड का वैक्सीन लिए थे, तो कोविन पोर्टल में हम लोग रजिस्टर कर दिए थे कि हम लोग वैक्सीन ले चुके हैं। उसी प्रकार से यूविन पोर्टल में क्या किया गया है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको रजिस्टर किया जाएगा और उनका जो बच्चा होगा उसको भी रजिस्टर किया जाएगा, और रूटीन इम्यूनाइजेशन के लेकर के उन लोगों को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, नोटिफिकेशन दिया जाएगा ऐप के अंदर कि आओ ये इम्यूनिटी का वैक्सीन ले लो, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ कैंपेन को भी लॉन्च किया था। ठीक है, अब वुमेन डेवलपमेंट को लेकर के स्कीम्स है, ये सारा स्कीम्स आप याद रखिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, राष्ट्रीय महिला कोष, स्वदर गृह, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उज्ज्वला योजना, उसका वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स, वन स्टॉप सेंटर एंड वुमेन हेल्पलाइन, मिशन शक्ति, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ठीक है, इसके बाद मल्टीकल्चरलिज्म को लेकर के डेटा है। इसमें एक्सपेंडिचर सर्वे को लेकर के बात कहा गया है। इसके अंदर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के हिसाब से कहा गया है कि जो गिन्नी कोफिशिएंट है वो कम हुआ है। गिन्नी कोफिशिएंट क्या चीज मेजर करता है? गिन्नी कोफिशिएंट मेजर करता है इनकम इनइक्वालिटी। इसके बाद ऑल इंडिया आयुष सर्वे है। इस सर्वे को मैंने आपको पढ़ाया है, एक रिपोर्ट में पढ़ाया है, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। साउथ एशियन माइग्रेशन को लेकर के एक बुक जारी किया गया है बाय माइग्रेशन एक्सपर्ट एस इरोदय रयान। ठीक है, इसमें रेमिटेंस, ठीक है, और इसके अंदर रेमिटेंस, रेजिलियंस और रिहेबिलिटेशन के बारे में बात हुआ है। बुक का नाम क्या है? साउथ एशिया माइग्रेशन रिपोर्ट 2024। इसके बाद अगला है कि इंडिया जो है वो चेयरमैन बन गया है किसका? कोलंबो प्रोसेस का। तो इंडिया हैज टेकन चेयर, यहाँ पर चेयर होगा, शेयर हो गया है, यहाँ पर चेयर होगा। ठीक है, इंडिया हैज टेकन चेयर फॉर रीजनल ग्रुपिंग कोलंबो प्रोसेस। ये जो कोलंबो प्रोसेस है इसमें 12 मेंबर स्टेट्स है इंक्लूडिंग इंडिया, 8 इसमें ऑब्जर्वर स्टेट है। ये लोग सपोर्ट करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। इस प्रोसेस को सपोर्ट कौन करता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, जो कि UN एजेंसी है। ठीक है, इसके बाद माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के हिसाब से टॉप माइग्रेशन कॉरिडोर क्या है? मैक्सिको से US। ठीक है, इसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के हिसाब से ओवरऑल जेंडर गैप कितना क्लोज हुआ है? 68.5%। ठीक है, 68.5% जेंडर गैप क्लोज हो गया है। ठीक है, इसको हटा दिया। यहाँ पर रैंकिंग को देखा जाए तो जेंडर गैप रिपोर्ट के हिसाब से कौन सा देश अच्छा रैंक किया है और इंडिया कहाँ पर रैंक करता है? तो इंडिया जो है वो 125 में रैंक करता है। पहला 3 है लैंड वे, ठीक है, आइसलैंड फिनलैंड नॉर्वे, आइसलैंड फिनलैंड नॉर्वे। ठीक है, इसके बाद आईएलओ का रिपोर्ट है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल नेटवर्क। इसके हिसाब से जेंडर डिस्पैरिटी है, जो जॉब गैप है वुमेन का इन लो इनकम कंट्रीज है वो है 22.8%।
ठीक है। और जो जॉब गैप है फॉर मैन 15.3%। यहाँ पर जॉब गैप होगा, सिर्फ जॉब नहीं है, जॉब गैप होगा, ठीक है। तो जॉब गैप जो है वो लो इनकम कंट्रीज में कितना है और हाई इनकम कंट्रीज में कितना है। जॉब गैप का मतलब क्या होता है कि जॉब लेना चाहें, लेना पाए, यानी लेने का मन तो है लेकिन मिल नहीं रहा है जॉब, ठीक है। तो वुमेन केस में 22.8% वुमेन ऐसी है जिसको जॉब चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है। हाई इनकम कंट्रीज में ये 9.7% है। फिर मैन के केस में 15% मैन ऐसा है जो कि चाहता है जॉब लेकिन मिलता नहीं है। हाई इनकम कंट्रीज में ये परसेंटेज 7% है, ठीक है। कौन कौन सा स्कीम है जिससे कि इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज मेंटेन होता है, सेफ गार्ड होता है। वो तीनों स्कीम को आप देख लीजिए, सेवा भोज योजना, कल्चरल फंक्शन एंड प्रोडक्शन ग्रांट स्कीम और नेशनल कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है। इसके बाद है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को लेकर के क्या कहा गया है कि प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम एक आया है, कि प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया गया है। इसके अंदर क्या होगा, डेली प्राइस मॉनिटरिंग होगा। ये जो ऐप है जिसका नाम है प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल ऐप, ये जो है प्राइस को मॉनिटर करते रहेगा। टोटल 38 कमोडिटी है इस ऐप के अंदर, जिसके अंदर डेली प्राइस मॉनिटरिंग होगा कि कौन सा प्राइस बढ़ते जा रहा है। अगर कोई सा प्राइस बढ़ते जा रहा होगा तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले लेगा, ठीक है। तो ये जो सिस्टम ऐप है इसका क्या नाम है, प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल ऐप 4.0। फिर वर्ल्ड बैंक का ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट के हिसाब से ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो 3.5% है, ठीक है। फिर स्कीम्स रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, कौन कौन सा स्कीम आया है, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इन्फ्लेशन इंडेक्स नेशनल सेविंग सिक्योरिटी कम्युलेटिव, ठीक है। और इंडेक्स इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स और इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग अगला देखते हैं। अगला है एनबीएफसी और बैंक को लेकर के कुछ डेटा। जो आरबीआई है वो रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, ठीक है। कौन दिया है ये अवार्ड, लंदन का सेंट्रल रैंकिंग पब्लिकेशन दिया है। आईडीएफसी बैंक जो है ये पहली बार 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट के अंदर आया है। डीबीएस बैंक जो है वो डीबीएस गोल्डन सर्कल लॉन्च किया है फॉर 60+ सिटीजन। जो 60+ सिटीजन है उनको सेविंग अकाउंट में अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, ये सर्विस मिलेगा। किसने जारी किया है, डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, सिंगापुर में। बंधन बैंक जो है ये अवनी सेविंग अकाउंट खोला है, किसके लिए, वुमेन कस्टमर के लिए। आईसीआईसीआई बैंक के साथ टाटा पावर सोलर मिल करके सोलर फाइनेंसिंग कर रहा है। सीडीबी का भी सीएमडी बना है मनोज मित्तल। एके चौधरी और सीएस कर जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना है आरबीआई का। कुछ स्कीम्स आरबीआई का जो कि आपको याद कर लेना चाहिए, एलआरएस, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, रिटेल डायरेक्ट स्कीम, डेफ स्कीम, इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम, ठीक है। इसके बाद ये तो हम लोगों ने लगभग लगभग सब कुछ कवर कर लिया। सब नहीं कवर किया, एक डिजिटल पेमेंट का यहाँ पर बचा हुआ है, डिजिटल पेमेंट को भी एक बार कवर कर लेते हैं। कर रहे हैं तो सब कुछ कर लेते हैं ना, डिजिटल पेमेंट को भी कर लेते हैं। डिजिटल पेमेंट को लेकर के जो डेटा दिया गया है वो हम लोग देख लेते हैं। डिजिटल पेमेंट का डेटा तो सिंपल है कि हमारा डिजिटल इकोनॉमी जो है वो बढ़ते जा रहा है। ये जो डेटा है ना, ये पूरा आरसीएफ का डेटा मैंने यहाँ निकाला है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। इसी के हिसाब से कह रहा है कि जो 750 मिलियन स्मार्टफोन यूज़र है ये बढ़ करके हो जाएगा 1 बिलियन बाय 2026। इंटरनेट यूज़र बेस जो है वो बढ़ जाएगा, इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ जाएगा, कॉस्ट पर जीबी इंडिया का लोएस्ट है इन द वर्ल्ड। कैशलेस पेमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंडिया में भी इंक्रीज होगा, ब्रिक्स कंट्रीज में इंप्रूव होगा, कैशलेस पेमेंट बढ़ जाएगा। डिजिटल पेमेंट जो है वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो 50% सीएजीआर के साथ ग्रोथ कर रहा है, और वैल्यू के टर्म्स में देखा जाए तो 10% सीएजीआर के साथ ग्रोथ कर रहा है। 2023-24 में 164 बिलियन ट्रांजेक्शन हुआ है कैशलेस, जिसको हम लोग देख सकते हैं 2400 लाख करोड़। इसके अंदर 131 बिलियन जो है वो यूपीआई के थ्रू हुआ है। ये सब हम लोगों ने देखा। डिजिटल इकोनॉमी जो है वो 10% ऑफ जीडीपी है, ये भी हम लोगों ने देखा। फिर इसके बाद एनपीसीआई जो है वो दो चीज़ इंट्रोड्यूस किया है। एनपीसीआई जो है दो चीज़ इंट्रोड्यूस किया है, क्या क्या, एक है यूपीआई सर्कल। यूपीआई सर्कल, यूपीआई सर्कल को आप एक बार डिटेल में देख लीजिएगा कहीं से, ठीक है। यूपीआई सर्कल, और एक है बीबीपीएस फॉर बिजनेस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम फॉर बिजनेस, ठीक है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी बीबीपीएस फॉर बिजनेस के अंदर क्या होगा, जो भी बिजनेस है वो परचेस ऑर्डर को बना पाएगा, ठीक है। फाइनेंस कर पाएगा, कुछ भी आइटम उसको फाइनेंस करना है तो। उसके बाद कोई डेटर है तो डेटर को रिमाइंडर भेज पाएगा कि देखो तुमको पैसा देना है या तुमसे पैसा लेना है। डेटर क्रेडिटर ये सब के बारे में जांच रख पाएगा बीबीपीएस के थ्रू।
और यूपीआई सर्कल का मतलब क्या होता है, यूपीआई के अंदर दो यूज़र आ जाना, एक है प्राइमरी यूज़र और एक है सेकेंडरी यूज़र। प्राइमरी यूज़र जो होता है वो नॉर्मल यूज़र है, मेन यूज़र है जो कि यूपीआई का इस्तेमाल करेगा, लेकिन सेकेंडरी यूज़र जो है इसको परमिशन मिलेगा प्राइमरी यूज़र से और तब जाकर के ये ट्रांजेक्शन कर सकता है उसी यूपीआई आईडी से। मतलब कि समझ लीजिए मम्मी का यूपीआई है, समझे, मेरी मम्मी का यूपीआई है, तो वो हो गई प्राइमरी यूज़र, वो अपना पेमेंट वगैरह करती है, लेकिन मेरी मम्मी चाहती है कि अब हम भी इसी यूपीआई से पेमेंट कर सकें, तो कुछ परमिशन प्राइमरी यूज़र सेकेंडरी यूज़र को दे देगा, यानी कि मेरी मम्मी जो है ये दे देगी हमको, आंसू को, और हम जाकर के फिर यूपीआई कर पाएंगे, तो हम तो यहाँ सेकेंडरी यूज़र बन गए। तो ये जो सिस्टम है, ये जो फीचर है, इस फीचर को हम बोल रहे हैं यूपीआई सर्कल। ठीक है, इसको आप एक और बार देख लीजिए क्योंकि यहाँ से सवाल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद इंडिया का रिटेल पेमेंट जो है ये बढ़ने वाला है। रिटेल डिजिटल पेमेंट जो है ये डबल होने वाला है बाय 2030। कितना होने वाला है, $7 ट्रिलियन होने वाला है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद इंडिया का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है ये बढ़ते जा रहा है, हर पैरामीटर में बढ़ रहा है। ये आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है। ठीक है, ये 12.6% का ईयर ऑन राइज से बढ़ा है 2024 में, और ये रेगुलर बढ़ता जा रहा है। अभी डीपीआई का स्कोर कितना है, 445.5 एट द एंड ऑफ मार्च 2024। ठीक है, इतना ही आप याद रखिए, आपका काम बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। ये वीडियो को आप 2 बार देख लीजिए। ठीक है, मैं इसको समराइज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि समराइज करूंगा तो क्या समराइज करूंगा यहाँ पर, है ना, समराइज क्या करना है। चलो ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो आप मेरे वीडियो में लाइक जरूर करें क्योंकि आपका एक लाइक जो है ये मेरा मोटिवेशन हाई कर देता है, तो लाइक तो जरूर करें। कमेंट आप कर सकते हैं, अगर आपको मेरा वीडियो फ्रूटफुल लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है। सब्सक्राइब करके आप रखिए मेरे चैनल को, आपको काफ़ी कंटेंट फ्री में मिलता है और काफ़ी फायदेमंद कंटेंट मिलता है। पूरे इंडस्ट्री में ऐसा कंटेंट देने वाला कोई नहीं है, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो आप फायदे में रहिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक देने से तो टेलीग्राम चैनल पर जा नहीं पाते हैं, इसीलिए टेलीग्राम चैनल का मैंने नाम दिया हुआ है कुमार आर्यन टेलीग्राम। आप टेलीग्राम सीधा सर्च करो कुमार आर्यन टेलीग्राम, बिना कोई स्पेस दिए, सारा स्मॉल लेटर्स, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।